Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman, your biology teacher for anti-test session. Today we will discuss MDCAT Biology lecture number 9 and the topic is water and enzyme. So for the content of this topic we move towards the board. Water के जो content में detail add है heat of vaporization, specific heat capacity and solvent properties. And within enzymes, enzyme definition, characteristics of enzymes, mechanism of enzyme action कि किस तरह से वर्किंग परफॉर्म करेंगे enzymes, और इसी रेफरेंस से जो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है उसमें लॉक-एन की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल, सो दैट उससे एंजाइम फंक्शनिंग को, एंजाइम एक्शन को अंडरस्टैंड कर सके. देन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी वो कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम एक्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं. एंड द लास्ट वन इज द इनहिबिटर्स, यानी वो केमिकल जो एंजाइम के फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या कैटेगरीज हैं. सो फर्स्ट कंटेंट वाटर को स्टडी करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ एंड ऑल्सो फॉर द यूनिवर्स. सो वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर की इंपॉर्टेंस इसकी अबंडेंस है कि विद इन द लाइफ वाटर जो है मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा है. और इसी रेफरेंस से क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वेरीज फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक, कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वाटर की परसेंटेज कितनी है, किस रेंज में है. अल्फा ऑप्शन इज 65 to 85, beta option is 65 to 89, Charlie is 70 to 90 and delta is the 70 to 92, and the right one is beta 65 to 89. so ये रेंज है. और इसी रेफरेंस से किसी भी मॉलिक्यूल को हम ऑब्जर्व करें, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, तो उनमें सबसे ज्यादा अबंडेंट जो है वो वाटर बनता है. और ह्यूमन में कुछ एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है कि ह्यूमन के 2 सेल्स यहां पर ब्रेन सेल्स एंड बोन सेल्स. बोन सेल्स में 20% वाटर एंड ब्रेन सेल्स में 85% वाटर एग्जिस्ट करता है. ये एक एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड कि वाटर कितना अबंडेंट है, यानी वेरी करती है इसकी कंसंट्रेशन. सो ये इंपॉर्टेंस होगी वाटर की. और सेकेंडली एक और फैक्टर है और वो मीडियम ऑफ लाइफ है. दैट्स मीन वाटर को मीडियम ऑफ लाइफ कहा जाता है, और ये इस रेफरेंस से कहा जाता है बिकॉज लाइफ के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो वाटर को रिक्वायर्ड करते हैं, वो एक्वस मीडियम में होते हैं. यानी अगर वाटर को निकाल दिया जाए तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, लाइफ स्टॉप हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि वाटर क्या है, वाटर मीडियम ऑफ लाइफ है. और इसी एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट, यानी वो तमाम एस्पेक्ट बताने हैं जो कि वाटर के इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर मेटाबॉलिज्म. कौन सा नहीं है? अल्फा ऑप्शन है एक्ट्स एज मीडियम, बीटा ऑप्शन है कैरीज आउट हाइड्रोलिसिस, चार्ली ऑप्शन है प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एंड डेल्टा ऑप्शन है एक्ट एज कैटलिस्ट. इनमें से ऑब्वियसली 3 ऑप्शंस करेक्ट है, वो आंसर नहीं है क्योंकि वो वाटर का फंक्शन है. अल्फा भी है, बीटा भी है, चार्ली भी है, लेकिन यहां पे एक्सेप्ट लास्ट वर्ड की ऐसे जो आंसर बनेगा वो डेल्टा होगा कि एज अ कैटलिस्ट जो है ये वाटर का फंक्शन नहीं है, इट्स अ फंक्शन ऑफ द एंजाइम. सो दैट्स व्हाई डेल्टा इज द राइट आंसर. सो ये इंट्रोडक्शन है वाटर का कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ के लिए. अब वो कौन से वाटर की और प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से वाटर लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी. सो फर्स्ट वाटर क्यों सॉल्वेंट बेटर है? बिकॉज वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जिसमें ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और जो हाइड्रोजन उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. यानी इससे वाटर मॉलिक्यूल का एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव एंड बनते हैं. और कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में ऐड किया जाए तो दिस विल कन्वर्ट इनटू सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव. सो ये जो क्लोराइड नेगेटिव आयन है ये अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ एंड सोडियम अट्रैक्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, और इससे सोडियम क्लोराइड वाटर में
डिसॉल्व हो जाएगी, सोल्यूबल है। सो इस तरह से वाटर चूंकि मैक्सिमम सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। और इवन वाटर में ये एबिलिटी भी है कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो पोलर नहीं है बट उसके साथ कोई एक एंड पोलरिटी रखता है, तो वाटर उसके साथ भी अट्रैक्शन क्रिएट कर लेता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक कोई रिंग स्ट्रक्चर है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन इसके एक एंड के साथ यहां पर ये कोई चार्ज मौजूद है, तो वाटर इसके साथ अट्रैक्शन क्रिएट कर लेगा। सो उससे क्या होगा, एज अ होल ये वाटर में डिसॉल्व तो नहीं होगा, लेकिन ये एक्वस मीडियम में स्टेबल हो जाएगा। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए विद इन लिविंग थिंग जो एग्जांपल बनती है वो सेल मेम्ब्रेन की है, कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर मेंटेन है वो वाटर के इसी कैरेक्टर की वजह से है। बिकॉज हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बायलेयर है। अब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का बायलेयर की फॉर्म में अरेंज होना वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज में इस कैरेक्टर की वजह से है कि जो फॉस्फोलिपिड है एज अ होल वो नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बट एक एंड पोलर है जिसे हम हेड कहते हैं, और सेकंड का भी हेड क्या है, वो पोलर है, और टेल नॉन पोलर है। सो टेल आपस में जब अट्रैक्ट होगी तो हेड टुवर्ड्स वाटर होगा, तो बायलेयर बन जाएगी। और इस पॉइंट को यूं भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आउटर इन्वायरमेंट से और इनर इन्वायरमेंट से, यानी बायलेयर में से अगर बाहर की इन्वायरमेंट से और इनर इन्वायरमेंट से वाटर को निकाल दिया जाए, तो क्या ये बायलेयर मेंटेन रहेगी? तो आंसर इज नो। और अगर ये बायलेयर मेंटेन नहीं रहेगी तो दैट्स मीन क्या होगा, सेल मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द लाइफ। और इसी बेस पर इसको मीडियम ऑफ लाइफ भी कहते हैं, कि बिकॉज जब वाटर में कोई केमिकल ऐड होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, वो केमिकल भी मूव करेगा, कोलिजन्स होंगी, और उससे क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे। सो वाटर वो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जो आइडियल स्टेज है या स्टेट है किसके लिए, फॉर द केमिकल रिएक्शन, इसलिए इसको हम मीडियम ऑफ लाइफ कह रहे हैं। एंड आफ्टर मीडियम ऑफ लाइफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन कि हीट की कैपेसिटी, और किस रेफरेंस से, सपोज दैट हम कहते हैं कि 1 ग्राम वाटर है और वो लिक्विड फॉर्म में है और उसका टेम्परेचर है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम वाटर को हीट प्रोवाइड करते हैं सराउंडिंग से, या सराउंडिंग से वो हीट अब्सॉर्ब करता है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये इंक्रीज कितने का आया है, ये इंक्रीज है अबाउट डिग्री सेंटीग्रेड। सो जितनी अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज हुई है इस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और वो वाटर के लिए कितनी है, 1 ग्राम के लिए वो 1 कैलोरी है। और इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, अल्फा इज 1 कैलोरी पर ग्राम, बीटा इज 2 कैलोरी पर ग्राम, चार्ली इज 3 कैलोरी पर ग्राम, एंड डेल्टा इज 4 कैलोरी पर ग्राम। तो भी मैंने आपको बताया हीट कैपेसिटी है वो 1 कैलोरी पर ग्राम है। आंसर इज अल्फा। इस कैरेक्टर का लाइफ के लिए क्या रोल है, जैसे सॉल्वेंट प्रॉपर्टी में हमने कहा कि सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है, और लाइफ के लिए किस हद तक इंपॉर्टेंट है वो हमने एग्जांपल देखी किसी इसकी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो कि हम हीट कैपेसिटी है वाटर की, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है लिविंग थिंग्स के लिए। सो इंपॉर्टेंस इज कि दिस प्रॉपर्टी एक्ट एज टेम्परेचर स्टेबिलाईजर। इसका मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स जब फेस करते हैं सडन हीट चेंज इन्वायरमेंट को, सो इसी रेफरेंस से जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ के लिए, तो ये ब्रॉड लेवल पर जो अर्थ बायोसिस्टम है, जो बायोस्फीयर है, जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, उसमें ये लाई करती है। और वो क्या है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इससे किसी हद तक कंट्रोल रहता है कि जब भी किसी एरिया में सडन हीट चेंज रेफरेंस से जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ के लिए, तो ये ब्रॉड लेवल पर जो अर्थ बायोसिस्टम है, जो बायोस्फीयर है, जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, उसमें ये लाई करती है। और वो क्या है, जो अर्थ का टेम्परेचर है
वो इससे किसी हद तक कंट्रोल रहता है कि जब भी किसी एरिया में सडन हीट चेंज आता है, टेम्परेचर वेरिएशन आती है, तो उस एरिया में जो पॉन्ड्स हैं, जो लेक्स हैं, जो रिवर हैं, वो वहां पर जो है वो उस हीट को एब्जॉर्व करेंगे और उसमें अपना टेम्परेचर कम चेंज करेंगे, जिससे इन्वायरमेंट में क्या हो सकेगी, मेंटेनेंस हो सकेगी और लाइफ वहां पे सर्वाइव करेगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेट एक और करैक्टर है और वो हीट ऑफ वेपराइजेशन है। उसे डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। हीट ऑफ वेपराइजेशन नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये वो हीट है जो यूज होगी वेपर कन्वर्जन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, स्टेट लिक्विड है और वो कन्वर्ट हुआ है 1 ग्राम वेपर में, और जितनी हीट वो एब्जॉर्व करेगा वो हीट कहलाएगी हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वाटर, एज वी डिस्कस, कि वाटर हैव हाई हीट कैपेसिटी, सो वाटर हैव हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन है, व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड and blank heat is absorbed from surrounding. Alpha is 500 calorie, beta is 574 calorie, Charlie is 500 kilocalorie, and delta is 574 kilocalorie. And the right one is delta, 574 kilocalorie. यानी इतनी लार्ज अमाउंट में जो है वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है और वेपर में कन्वर्ट होता है। इसी पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज significant character of water for thermoregulation is। तो significant character of water for thermoregulation, that's mean कि ये जो character है water का heat of vaporization का, ये किस में करेगा, for thermoregulation। The options are alpha is solvent property, beta is heat capacity, Charlie is heat of vaporization, and delta is ionization। And as I told that कि ये basically क्या है, heat of vaporization है कि वाटर कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट से वेपर फॉर्म में। और इसी को प्लांट और एनिमल कैसे यूज करते हैं? प्लांट्स इसको यूज करते हैं फॉर ट्रांसपरेशन, एनिमल फॉर पर्सपरेशन। और प्लांट और एनिमल में ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है थर्मोरेगुलेशन में, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन है, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स मोस्टली रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इन हॉट इन्वायरमेंट बाय अल्फा इज स्वेटिंग, बीटा इज ट्रांसपरेशन, चार्ली इज पर्सपरेशन, डेल्टा इज एवापोरेशन। अब इनमें मल्टीपल ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फॉर एग्जांपल प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या होती है, प्लांट में ट्रांसपरेशन है, एनिमल में स्वेटिंग और पर्सपरेशन है। लेकिन स्टेटमेंट में जो की पॉइंट है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ के बारे में है। इसका मतलब है इनमें से अल्फा, बीटा और चार्ली करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। सो करेक्ट वन इज द डेल्टा, बिकॉज प्लांट ट्रांसपरेशन करेंगे तो बेसिकली जो है वाटर वेपर में ही कन्वर्ट हो रहा है, और जब एनिमल स्वेटिंग करेंगे, पर्सपिरेशन करेंगे, सिर्फ स्वेटिंग हो, यानी पानी बाहर निकले स्वेट ग्लैंड से, लेकिन वो एयर में वेपर फॉर्म में ना जाए, तो तब तक थर्मोरेगुलेशन नहीं होगी। इसलिए दोनों के लिए कंबाइंड जो एक्शन बनेगा वो क्या होगा, वो डेल्टा है। और इसी इफेक्ट को कि एवापोरेशन में किस हद तक वाटर हीट को एब्जॉर्व करता है, एक एग्जांपल है कि आपके पास अगर एक बीकर में 1 लीटर वाटर हो और इसका टेम्परेचर है अबाउट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इस 1 लीटर वाटर में से 2 ml वाटर को मैं रिमूव करता हूं, आपकी आंखों पे हाथ रखता हूं और इसमें से 2 ml वाटर को रिमूव करता हूं और बाद में कहता हूं कि बताएं इसमें कितना वाटर है, तो आप कहेंगे 1 लीटर है। उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें 1 लीटर ही होगा, क्योंकि अमाउंट इतनी कम है 2 ml कि उसके वॉल्यूम में या उसकी अमाउंट में ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो डिफरेंस नहीं आएगा। सो जो हीट का एस्पेक्ट है उसको हम देखें अगर, तो अमाउंट के रेफरेंस से 2 ml कुछ नहीं है, लेकिन अगर यही 2 ml वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो जो 1 लीटर में से रिमेनिंग 998 ml वाटर है, बिकॉज जो 1 लीटर वाटर है उसमें 1000 ml वाटर होता है, तो जो रिमेनिंग 998 ml है इसका टेम्परेचर डिक्रीज करके 18 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। दैट्स मीन कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, इतनी लार्ज अमाउंट में वो हीट को एब्जॉर्ब करके। सो ये वाटर की इंपॉर्टेंस के रेफरेंस से पॉइंट थे।
आपने इनको मेमोराइज करना है, याद करना है, बुक से इसको रीड करना है, सो दैट सारे एस्पेक्ट आपको क्लियर हो और कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सके। सेकंड कंटेंट ऑफ टुडेज टॉपिक इज एंजाइम। सो टू डिस्कस एंजाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। एंजाइम्स, वर्ड एंजाइम्स बेसिकली डिराइव है इन यीस्ट। ये इसका लिटरल मीनिंग है, ऑब्वियसली आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। बट जो एंजाइम्स की कैटेगरी आपकी बुक में गिवन है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफाइन की गई हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स। अल्फा ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, बीटा इज बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स, चार्ली ऑप्शन इज कैटलिस्ट प्रोटीन्स, एंड डेल्टा इज इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स। अब एंजाइम इनमें से अल्फा ऑप्शन ये करेक्ट है बिकॉज अमंग द प्रोटीन्स एंजाइम इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है। बीटा ऑप्शन इज बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स, चार्ली ऑप्शन है प्रोटीन्स एक्ट एज कैटलिस्ट, ये भी बात करेक्ट है। लेकिन डेल्टा है इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स। सो लिपिड्स जो है दे आर नॉट और दे डज नॉट एक्ट एज एंजाइम, सो दैट्स माय राइट ऑप्शन इज द डेल्टा, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा हुआ है इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन से आपको एंजाइम्स के 3 कैरेक्टर याद हुए। फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है, सेकंड इज बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स, एंड थर्ड वन इज दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, या फिर कहते हैं हम प्रोटीन कैटलिस्ट है। एंजाइम्स के एक और फीचर को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन है, that is what will happen if enzymes become absent from life. Alpha option is life will proceed fast, beta is life will become impossible, and Charlie is life will go unaffected, and delta is life will sustain it with adjustment. यानी ये क्वेश्चन आपको एंजाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है कि एंजाइम क्या रोल प्ले कर रहे हैं लाइफ में। सो अल्फा ऑप्शन अगर हम देखें तो है लाइफ विल प्रोसीड फास्ट, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती बिकॉज एंजाइम जो है हमने पहले बात की कि दे एक्ट एज कैटलिस्ट, और फिर हमने कहा कि बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं। सो अगर हम ये कहेंगे कोई रोल नहीं है तो इसका मतलब है ये बात गलत हो जाएगी, इसलिए अल्फा ऑप्शन गलत है। बीटा है विल बिकम इम्पॉसिबल, यानी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी, तो ये करेक्ट हो सकती है क्योंकि हम ये बात पहले कह के आए हैं कि लाइफ की एक्टिविटीज कंट्रोल ही वो कर रहे हैं, कैटलिस्ट ही वो है। चार्ली ऑप्शन अनअफेक्टेड, ये भी बात गलत है। डेल्टा ऑप्शन है लाइफ विल सस्टेन विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट तब पॉसिबल है जब एंजाइम हो, बिकॉज एंजाइम कैटलिस्ट करते हैं और डिफरेंट अदर प्रोटीन्स रेगुलेट करती हैं, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सो करेक्ट वन इज द बीटा, लाइफ विल बिकम इम्पॉसिबल। सो इंपॉर्टेंस के एस्पेक्ट के बाद एंजाइम का जो केमिस्ट्री है और एंजाइम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके लिए सपोज दैट दिस वन इज द एंजाइम, बहुत खुश है, हैप्पी है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, जिसमें ये जो पार्ट है ये इंडिकेट कर रहा है इसकी एक्टिव साइट को, और वो इसलिए बिकॉज पूरे एंजाइम के ऊपर जो एंजाइम एक्टिविटी है वो इस पोर्शन से रिलेट कर रही है, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, एक्टिव साइट है। और ये एक आपको नजर आ रहा है कि दिस वन इज अ केमिकल, जो बेसिकली क्या है, जो इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब कुछ एंजाइम को इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन बहुत सारे एंजाइम को इसकी जरूरत होती भी है। एंड दिस वन इज सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट वो केमिकल होता है जो बाइंड करता है एंजाइम के साथ, और एंजाइम उस पर अपना एक्शन करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और एक्शन कैसे है कि ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा कहाँ पे, एक्टिव साइट के ऊपर, और ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंड देन एंजाइम कैटलाइज करवाएगा रिएक्शन को, और एंजाइम एसएच ऑब्टेन होगा, दिस वन इज द नॉन प्रोटीन पार्ट, और ये क्या बन गई, इसकी प्रोडक्ट बन गई। ये इसकी फंक्शनिंग के रेफरेंस से डिफरेंट पॉइंट हो गए। यानी सबस्ट्रेट हर कोई केमिकल नहीं हो सकता, ये वही केमिकल होगा जो बाइंड करेगा एंजाइम के साथ और एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन रिएक्शन के बाद 2 फैक्टर ऐसे हैं जो पहले जैसे ही रहेंगे, एक उसमें से एंजाइम है और सेकंड उसमें से जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो है। दैट्स मीन अगर आपको क्वेश्चन आए कि आफ्टर द केमिकल रिएक्शन कौन एक नए केमिकल में कन्वर्ट होगा, तो आंसर है सबस्ट्रेट। कौन एज सच रिमेन वैसे ही रहेगा, तो आंसर होगा उसमें एंजाइम भी और प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट।
अब इस नॉन प्रोटीन पार्ट के रेफरेंस से अगर हम देखें तो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट तो क्या है, बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड है। नॉन प्रोटीन पार्ट, अब नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा है, दैट्स मीन उनमें अमीनो एसिड नहीं होंगे। लेकिन क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन प्रोटीन पार्ट की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को हम कहते हैं कि वो एक्टिवेटर है, दैट्स मीन वो एंजाइम से बाइंड करेगा और एंजाइम को एक्टिव करेगा और फिर उससे अलग भी हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं एक्टिवेटर की एक और डेफिनेशन भी है कि डिटैचेबल नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज द एक्टिवेटर। एग्जांपल उसमें डिफरेंट मेटल आयन है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, आयरन एंड मेनी अदर्स। जो ऑर्गेनिक पार्ट है एंजाइम का, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट, यानी प्रोटीन पार्ट भी ऑर्गेनिक है और ये भी ऑर्गेनिक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक है तो उसमें अमीनो एसिड होगा, लेकिन ये ऑर्गेनिक है तो इसमें अमीनो एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ऑर्गेनिक को फर्दर हमने कैटेगराइज किया है उसकी बॉन्डिंग की बेस के ऊपर। अगर वो लूजली अटैच होगा तो वो कोएंजाइम है, और अगर वो कोवलेंटली बॉन्ड करेगा तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और इनके डिफरेंट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल NAD क्या है, NAD इज अ कोएंजाइम, FAD क्या है, कोएंजाइम है, एंड विटामिन्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोएंजाइम। एंड जो प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल क्या है, वो हेम पोर्शन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स है जो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप वर्क करेगा। अब इसमें डिफरेंट क्वेश्चन इसी तरह से बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इज, तो आंसर आएगा कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन इनऑर्गेनिक पार्ट रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इज, आप कहेंगे एक्टिवेटर। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक एंड लूजली अटैच, तो फिर आप कहेंगे कोएंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक एंड कोवलेंटली बॉन्डेड विद एंजाइम, तो आंसर आएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। या आपको यूं भी आ सकता है कि मैग्नीशियम आयन एक्ट एज, तो फिर आप कहेंगे, अब इस रेफरेंस से अगर मैग्नीशियम आयन की बात हो तो वो कोफैक्टर भी और एक्टिवेटर भी है, लेकिन चूंकि एक्टिवेटर गिवन है इसलिए आप टिक करेंगे उस वक्त एक्टिवेटर को। और अगर आपको क्वेश्चन हो कि NAD क्या है, तो NAD इज अ कोएंजाइम। और अगर आपको क्वेश्चन हो कि हेम पोर्शन क्या है, तो आप कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें एक और फीचर भी क्लियर हो रहा है, और वो क्या है कि ये वो एंजाइम है जो अपने नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर के अलावा है। सो ऐसा एंजाइम जिसमें उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट रिमूव होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको हम कहेंगे कि वो क्या है, वो एपो एंजाइम है। और अगर इसी के साथ अटैच होगा, सबस्ट्रेट की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एंजाइम और उसके नॉन प्रोटीन पार्ट की बात कर रहे हैं, अगर वो अटैच है तो हम कहते हैं वो क्या है, वो होलो एंजाइम है। और यही चीज डिफाइन करेगी एंजाइम एक्टिविटी को। एपो एंजाइम इनएक्टिव होगा, होलो एंजाइम क्या होगा, एक्टिव होगा। सो ये जो है वो इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग द एंजाइम। अब एंजाइम के रिमेनिंग एस्पेक्ट को पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। एंजाइम इंट्रोडक्शन में डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने किए थे, और एज होल अब अगर हम उन तमाम पॉइंट्स को समराइज करें और ये देखें कि एंजाइम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। दैट्स मीन कि ग्लोब लाइक हैं, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है, इस तरह से प्रोटीन्स हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। सेकेंड वन इज नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट। एंजाइम का ये करेक्टर है कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है और इसमें सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड करेगा और बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड दिस कन्वर्ट इनटू एंजाइम एंड प्लस प्रोडक्ट। तो जो एंड प्रोडक्ट बनेगी, एंजाइम उसकी नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो प्योर रहेगी और उसमें कोई चेंज फर्दर नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम है, उनमें एबिलिटी है कि दे कैन कन्वर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। यानी अगर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है और एंजाइम थोड़े हैं, तो ये एंजाइम इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतने एफिशिएंट हैं। स्पेसिफिक जो फंक्शन है एंजाइम का, कि एंजाइम हर एक केमिकल से बाइंड नहीं करते, हर केमिकल रिएक्शन के जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक होंगे। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उनके जो एंजाइम है वो प्रोटीन से बाइंड नहीं कर सकते, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड नहीं कर सकते और उनको डाइजेस्ट नहीं करवा सकते।
सो स्पेसिफिक एक्शन हो गया. नेक्स्ट वन इज द सेंसिटिविटी. बहुत सेंसिटिव है, और सेंसिटिव का मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल चेंज, यानी जिस इन्वायरमेंट में, जिस मीडियम में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें चेंज आएगा तो एंजाइम की फंक्शनिंग के ऊपर अफेक्ट होगा. और ये चेंज हो सकता है टेम्परेचर का, पीएच का, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड एंजाइम कंसंट्रेशन एंड मेनी अदर्स. सो बहुत सेंसिटिव है. एंड एंजाइम अपनी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को. एंड व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है एंजाइम्स का, वो ये है कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लो कर देते हैं. लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. और इसकी एग्जांपल आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी है, और वो पीसीआर का रिएक्शन है कि पीसीआर में जब आप डीएनए मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप है वो उसकी डीनेचरेशन है, जिसमें डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट किया जाता है सो दैट इन्हें कॉपी किया जा सके, रेप्लिकेट किया जा सके. एंड विद इन द सेल रेप्लिकेशन प्रोसेस जिस टेम्परेचर पे हो रहा है वो कितना है? वो है तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन पीसीआर में इस लिंक को ब्रेक करने के लिए आपको 90 प्लस, यानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है टेम्परेचर, यानी अबाउट 96 टू 98 होता है, उतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है. तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहां पे रिएक्शन हो रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वही रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी विदाउट एंजाइम होगा 96 टू 98 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट्स मीन एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अब मैंने ये एग्जांपल आपकी बुक से ही कोट किया है और लिंक किया है पॉइंट्स को. सो एंट्री टेस्ट में आपने यही करना होता है, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको रिलेट करना है. एंजाइम्स के बारे में अगर चैप्टर नंबर 3 में इंफॉर्मेशन है और किसी और चैप्टर में इंफॉर्मेशन है तो आपने उसको रिलेट करना है, वहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है. सो क्वेश्चन इज, मेनी एंजाइम्स आर सिंपली डिसॉल्व इन द ब्लैंक. द ऑप्शंस आर अल्फा मैट्रिक्स, बीटा साइटोप्लाज्म, चार्ली स्ट्रोमा एंड डेल्टा न्यूक्लियोप्लाज्म. स्ट्रोमा वो पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का जहां पे होता है डार्क रिएक्शन, बट यहां पे स्टेटमेंट है डिसॉल्व इन और सिंपली, यानी सिंपल बात की गई है. तो आंसर यहां पर है बीटा साइटोप्लाज्म, बिकॉज जो साइटोप्लाज्म है वो मीडियम ऑफ लाइफ है और सेल का एक बेसिक कंपोनेंट है जो कि तमाम सेल में एग्जिस्ट करता है. स्ट्रोमा तमाम सेल में एग्जिस्ट नहीं करता. अब ये क्वेश्चन है जो हमें बताता है लोकेशन ऑफ एंजाइम को. अदर ऑप्शंस को देखें तो अल्फा ऑप्शन है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है और इनर पार्ट है जहां पे क्या होता है करब साइकिल एंड पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन. सो अगर क्वेश्चन हो कि एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन किस में होंगे, स्पेशली एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आंसर आएगा मैट्रिक्स. एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस कहां पर होंगे तो आंसर आएगा स्ट्रोमा. एंड एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म. तो इन ऑप्शन से और क्वेश्चन से ही बात समझ में आई कि एंजाइम्स की लोकेशन वहां पर होगी जहां पे उसका रिएक्शन होगा, यानी जो रिएक्शन जहां पे हो रहा है उसका एंजाइम भी वहीं पे एग्जिस्ट करेगा. तो लोकेशन ऑफ एंजाइम आपने याद रखना है. और इन लोकेशंस पर एंजाइम किस तरह से वर्किंग कर रहा है, तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंड दिस इज द एंजाइम. एंड वी नो दैट कि एंजाइम्स आर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड. और वो चेन है, ऑब्वियसली इस तरह का नहीं होगा, चेन है, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यूं बनाया है कि दिस वन इज द होल एंजाइम. इस एंजाइम पर इतना जो पार्ट है वो इसका एक्टिव साइट है, बिकॉज इस पार्ट पर एंजाइम का जो एक्शन है वो डिपेंड करता है. एंड दिस इज द पार्ट जिसको हमने कहा था कि वो क्या है, कोफैक्टर है. सो अगर होल एंजाइम हम कह रहे हैं कि इट इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड और उसमें स्मॉल पोर्शन को हम कह रहे हैं एक्टिव साइट. सो इस यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि बल्क ऑफ अमीनो एसिड विद इन एंजाइम्स कहां लोकेट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम आएगा. और अगर फ्यू अमीनो एसिड की बात हो तो फिर आंसर आएगा एक्टिव साइट. लेकिन यहां पे अगेन से पॉइंट है कि जो वो फ्यू अमीनो एसिड है वो चार्ज बेरिंग अमीनो एसिड है. सो एंजाइम बाइंड करेगा विद द सबस्ट्रेट, दिस वन इज सबस्ट्रेट, एनी केमिकल हो सकता है जो स्पेसिफिक होगा उस एंजाइम के लिए. सो बाइंड करेगा, क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन कन्वर्ट इनटू एंजाइम एंड प्लस प्रोडक्ट. सो दिस वन इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. इस मैकेनिज्म में जो हमने पहले बात की कि रोल कौन प्ले कर रहा है, एक्टिव साइट. एक्टिव साइट को एक्शनिंग की बेस के ऊपर हम 2 फर्दर साइट्स में कन्वर्ट करते हैं. वन साइड ऑफ द एक्टिव साइट इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग साइट, और हम कहते हैं कि ये वो साइट है एक्टिव साइट की
जिसने ये काम करना है कि जो सबस्ट्रेट जो केमिकल आया है उसे आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्चुअल एंजाइम का सबस्ट्रेट है या फिर नहीं है। एंड सेकंड इज द कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट ये वो साइट है जिसने कैटलाइज करवाना है रिएक्शन को और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अगर बाइंडिंग साइट की वर्किंग खराब होगी, यानी वो अगर मिस्टेकनली वर्क करती है और किसी ऐसे केमिकल को बाइंड करवा लेती है एंजाइम के साथ जो कि एंजाइम का सबस्ट्रेट नहीं है, एट दैट टाइम जो सेकंड साइट है कैटालिटिक साइट वो वर्किंग नहीं करेगी और एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। और ये जो फंक्शन की एक्सप्लेनेशन है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम से होती है और डिफरेंट साइंटिस्ट ने एंजाइम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट वर्किंग की। सो उन स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। लोकेनकी मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल किन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, आपने वो मेमोराइज रखना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है कि इमल फिशर प्रपोज, तो आंसर होगा अल्फा लोकेनकी मॉडल। कोस्टलैंड प्रपोज, तो आंसर होगा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और ये यूं भी आ सकता है कि हु प्रपोज्ड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लोकेनकी मॉडल, तो आंसर क्या होगा कोस्टलैंड, बिकॉज जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो लोकेनकी मॉडल की मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी पहले मॉडल प्रपोज हुआ था उसको मॉडिफाई किया गया और नया बनाया गया, दैट इज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब इन टू मॉडल्स में जो सिमिलरिटी है वो क्या है कि दोनों मॉडल ये कहते हैं कि एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि लोकेनकी मॉडल ये कहता है कि एंजाइम जो है वो रिजिड है, जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता है कि एंजाइम में जो उसकी एक्टिव साइट है वो क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी। यानी जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम के साथ तो जो सबस्ट्रेट है वो इंड्यूस करेगा चेंज को ओवर एक्टिव साइट और प्रॉपर्ली वो फिट होगा, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर देन वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो ये सिमिलरिटी और डिफरेंस को आपने याद रखना है। तो फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो उसके एक्शन पे अफेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। वो तमाम फैक्टर जो एंजाइम की बेसिक जो उसके फीचर्स हैं और वो कौन से हैं, केमिस्ट्री ऑफ द एंजाइम एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंजाइम, यानी केमिस्ट्री केमिकल प्रॉपर्टीज और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, जो उसकी शेप है उसको अफेक्ट करेगी। तो वो फैक्टर जो है एंजाइम के एक्शन के ऊपर एक्ट कर सकते हैं। फ्यू यहां डिस्कस हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इन दोनों फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा केमिस्ट्री का एक टॉपिक लिमिटिंग रिएक्शन वाला, कि जिसमें 2 रिएक्टेंट्स होते हैं और दोनों रिएक्टेंट्स में से एक जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्शन को लिमिट कर रहा होता है। सो यहां पे भी हम अगर कह रहे हैं कि हमने स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम, दैट्स मीन जो चीज वेरिएबल होगी वो क्या होगी, एंजाइम कंसंट्रेशन, जो चीज डिफाइन होगी वो क्या होगी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, रीड करना है और आपने देखना है कि क्या चीज वेरिएबल है और क्या चीज फिक्स्ड है। एंजाइम कंसंट्रेशन को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो जो फिक्स्ड है वो क्या है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की 2 डिफरेंट फॉर्म है, लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड। अगर हम लिमिटेड सबस्ट्रेट को देखते हैं तो ग्राफिकल फॉर्म में देखें, सपोज दैट हमारे पास सबस्ट्रेट 50 है और दोनों एक्सेस के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम है एंड देन प्लस जो इंक्रीज कंसंट्रेशन है, सो एंजाइम कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन। हमने एंजाइम ऐड किए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या वो इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे ही ये लिमिट अटेन होगी 50 की, इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हमने जो एंजाइम ऐड किए उनके लिए सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि सबस्ट्रेट क्या है, लिमिटेड है। एक्टिव साइट बढ़ रही है लेकिन सबस्ट्रेट जो है इंक्रीज नहीं हो रहे। अब इस ग्राफ में 2-3 बातें आपने याद रखनी है। एक तो पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन कांस्टेंट हो गया, इससे पहले यहां पे इंक्रीज कर रहा था। सो अगर क्वेश्चन आपको हो कि ये जो पॉइंट है जहां पे इंक्रीज कर रहा था, जिसको हम कह सकते हैं कि ये इनिशियल रिएक्शन है, तो इनिशियली जब एंजाइम आपने ऐड करने हैं और सबस्ट्रेट लिमिटेड है तो इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली जो कम है। इस वक्त कम क्या है, इस वक्त कम एंजाइम है, तो अभी एंजाइम पे डिपेंड करेगा और इस कंडीशन में ये एंजाइम से डायरेक्ट रिलेशन रखेगा, यानी जितने एंजाइम बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट अटेन होगा, दिस पॉइंट जहां पर 50 सबस्ट्रेट, सपोज दैट 50 ही एंजाइम हो गए,
इस पॉइंट के बाद ये रिलेशन डायरेक्ट का नहीं रहेगा, बिकॉज इसके बाद जो आप एंजाइम ऐड करेंगे उनके लिए सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। तो ये डिफरेंट पॉइंट इसके रिगार्डिंग आपने याद रखनी है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई लिमिटेड सबस्ट्रेट। सेकेंड वन इज अनलिमिटेड सबस्ट्रेट, यानी हमारे पास मीडियम में सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है। सो ग्राफ में अगर हम देखें तो एंजाइम कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, आपने एंजाइम ऐड किए बिकॉज सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि जितने आप एंजाइम बढ़ा रहे हैं सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज ही करेगा। और इवन अगर हम यहां पे फर्स्ट पॉइंट पे देखें तो यहां पे अगर रिएक्शन सपोज दैट हम कहते हैं कि 10 सबस्ट्रेट एक टाइम में कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में, तो इससे 10 टाइम जब इंक्रीज आएगा तो पहले से रिएक्शन क्या होगा, डबल हो जाएगा, यानी वो जो है वो डबल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो दो कंडीशन हो गई, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड सबस्ट्रेट, और वेरिएबल क्या है, एंजाइम कंसंट्रेशन। लेकिन अगर वेरिएबल हम बनाते हैं किसी इसको सबस्ट्रेट को, तो फिर क्या फैक्टर हमारे पास है, डिफाइन चीज लिमिटेड और प्लस अनलिमिटेड एंजाइम है। वही एस्पेक्ट बनेगा, अगर लिमिटेड एंजाइम है तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बिकॉज सबस्ट्रेट हम ऐड कर रहे हैं। जैसे ही लिमिट अटेन होगी उसके बाद फर्दर जब आप इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट, तो उनके लिए एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होगी, यानी इस पॉइंट तक आप ऐड करें सबस्ट्रेट को तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज जो नए आप सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं उनके पास कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं है। और सेकंड, अनलिमिटेड एंजाइम्स हैं, सो अगर इसको ग्राफों में हम करते हैं तो इसमें भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, बिकॉज जितने मजीद आप सबस्ट्रेट ऐड करेंगे एंजाइम अवेलेबल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। सो दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। उसमें दो फैक्टर थे, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली ये दो फैक्टर जो है ये केमिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं होंगे, ये एक्टिविटी के लिए है कि जो दो रिक्वायरमेंट है रिएक्शन की, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट, वो कितनी अमाउंट में है। लेकिन अगर हम देखें कि वो फैक्टर जो कि केमिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन पे इफेक्ट होते हैं वो कौन है, तो उसके लिए नेक्स्ट वन टेम्परेचर और पीएच है, और उन्हें हम स्टडी करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। टेम्परेचर, दैट्स मीन हीट, और जो हीट का इफेक्ट है एंजाइम पे वो क्या होगा कि हीट प्रोवाइड फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज हीट प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी। सो जब काइनेटिक एनर्जी होगी, कोलिजन्स होगी, केमिकल रिएक्शन होगा, दैट्स मीन हीट प्रोवाइड करने से केमिकल रिएक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। और सेकेंडली हमने कहा कि उससे एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, दैट्स मीन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम हीट बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इवन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले से क्या हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बट ये स्टेटमेंट, ये पॉइंट क्या हर कंडीशन में वैलिड है या नहीं, तो आंसर इज नो। इसकी एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि टेम्परेचर ऑप्टिमम से बिलो होगा। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से ज्यादा है तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी। अब ये ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम मैक्सिमम वर्क करता है। सो फॉर द एंजाइम ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये टेम्परेचर है तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस टेम्परेचर पर हमारे एंजाइम मैक्सिमम वर्क करेंगे। अगर टेम्परेचर इससे डिक्रीज या इससे इंक्रीज करेगा तो हमारे एंजाइम ठीक काम नहीं कर पाएंगे। सो क्या इफेक्ट होगा इंक्रीज और डिक्रीज से, अगर हम डिक्रीज की बात करते हैं तो विद द डिक्रीज ऑफ द एंजाइम फ्रॉम द ऑप्टिमम वैल्यू, तो इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, जिससे एंजाइम जो है वो ग्रेजुअली क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली इनएक्टिव फौरन नहीं होंगे, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद होंगे। इनिशियली जो है वो सिर्फ उनकी एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। अगर मजीद डिक्रीज हुआ टेम्परेचर तो वो डिक्रीज करेगी। एक पॉइंट आएगा जिसे हम कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर क्या होगा, एंजाइम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे। लेकिन इसका ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि अगर टेम्परेचर को यहां से दोबारा इंक्रीज करें तो एंजाइम दोबारा क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। यानी डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द ऑप्टिमम, एंजाइम इनएक्टिव होता है, एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होता। बट यही अगर बात हम
करें रिगार्डिंग द टेम्परेचर अबव द ऑप्टिमम, तो यहां पर क्या होगा, एंजाइम जो डीनेचरेशन है वो स्टार्ट होगी। एंजाइम अपनी वर्किंग करेगा लेकिन थोड़ी स्लो, बिकॉज उसमें क्या हुआ है, उसमें तबाही आना शुरू हुई है, यानी उसमें तरतीब चेंज होना शुरू हुई है। लेकिन ये एक पॉइंट पर आके बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर। उस पर एंजाइम कंप्लीटली डीनेचर हो जाएगा और कोई काम नहीं करेगा। और अगर टेम्परेचर को हम इस वैल्यू से दोबारा से मूव करवाएं टुवर्ड्स द ऑप्टिमम, तो फिर एंजाइम दोबारा एक्टिव नहीं होगा, बिकॉज एंजाइम क्या हो गया, डीनेचर हो चुका है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी ग्राफ में एक और पॉइंट मेंशन है कि जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, यानी जो एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं है, उन रिएक्शन के लिए वैलिड क्या चीज है कि जितना आप बढ़ाएंगे टेम्परेचर, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। सो उनमें जो है वो एंजाइमेटिक चूंकि एक्शन नहीं है, तो एंजाइम नहीं है, तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑप्टिमम वैल्यू से अबव का उनके लिए चीज होती ही नहीं है, सिर्फ किसके लिए, रिगार्डिंग द एंजाइम। सेकेंड फैक्टर जो केमिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन को अफेक्ट कर सकता है वो पीएच है। एंड व्हाट इज पीएच, हम कहते हैं कि इट्स अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड एच पॉजिटिव आयंस। और क्या इफेक्ट होता है पीएच का, कि पीएच आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करती है, और वो सबस्ट्रेट की आयनाइजेशन भी हो सकती है और वो एंजाइम्स की भी हो सकती है, जिससे सबस्ट्रेट और एंजाइम्स बाइंड नहीं कर पाएंगे और रिएक्शन नहीं होगा। और कुछ एंजाइम्स की यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच गिवन है, यानी वो पीएच जिस पर ये एंजाइम मैक्सिमम काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्सिन एंजाइम है, ऑप्टिमम पीएच 2, सुक्रेज 4.50, इंटेरोकाइनेज 5.50, स्लाइवरी अमाइलेज 6.50, कैटालेज 7.60, काइमोट्रिप्सिन 7 to 8, पैंक्रियाटिक लाइपेज 9.00, आर्जिनेज 9.70। अब इस टेबल में से सिंपल क्वेश्चन इनकी पीएच का है। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैक्सिमम एसिडिक इन्वायरमेंट में कौन सा एंजाइम काम करता है, तो आंसर होगा पेप्सिन। और मैक्सिमम बेसिक इन्वायरमेंट में कौन सा एंजाइम काम करता है, तो आंसर होगा आर्जिनेज 9.70। न्यूट्रल रेंज में कौन वर्क करेगा, तो आप कहेंगे जो न्यूट्रल रेंज है, रेंज की बात मैंने की है, तो रेंज में 7 to 8 की अगर हम बात करेंगे तो वो काइमोट्रिप्सिन है। जो कैटालेज है वो 7.60 है, 7 to 8 नहीं है, मैंने बात की थी 7 to 8। सो इस तरह से यहां से डिफरेंट क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। सो दिस इज द टॉपिक दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। लास्ट कंटेंट जो आज के टॉपिक का है वो है इनहिबिटर्स। सो इनहिबिटर्स के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। इनहिबिटर सबस्ट्रेट की तरह ही केमिकल्स हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं। एक सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों केमिकल्स हैं। सेकंड, एंजाइम एक्टिविटी के रेफरेंस से सिमिलरिटी ये है कि सबस्ट्रेट भी और इनहिबिटर भी दोनों रिएक्ट करेंगे एंजाइम के साथ, लेकिन एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है सबस्ट्रेट के ऊपर और इनहिबिटर के साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, जो इनहिबिटर है वो ब्लॉक करेगा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, जिससे एंजाइम की वर्किंग डिक्रीज हो जाएगी, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। और डिफरेंट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल साइनाइड है, डिफरेंट एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, डिफरेंट ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स है, पॉइजन्स है, जो कि एज अ इनहिबिटर वर्क करते हैं। और इनहिबिटर की जो ब्लॉकिंग एबिलिटी है, इस रेफरेंस से इनहिबिटर की 2 टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल इनहिबिटर, सेकंड इज इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये डिस्ट्रॉय करेंगे क्या, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम अगर यूं है, यू शेप है, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो ये एंजाइम दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। यानी ये वो इनहिबिटर्स हैं कि जब बाइंड करेंगे एंजाइम के साथ तो इस तरह डिस्ट्रॉय करेंगे कि एंजाइम दोबारा वर्किंग नहीं कर पाएगा, न्यू एंजाइम परमानेंटली क्या हो गया, खराब हो गया। तो हम कहते हैं वो क्या है, वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं। डिफरेंट जो पॉइजन्स हैं वो और ड्रग्स जो हैं दे विल एक्ट एज ए इरिवर्सिबल इनहिबिटर। बट नेचुरली जो किसी हद तक बॉडी के लिए और केमिकल रिएक्शंस के लिए बेनिफिशियल हो सकता वो है रिवर्सिबल इनहिबिटर, यानी वो बाइंड करेंगे विद द एंजाइम, ब्लॉक करेंगे और दोबारा एंजाइम रिवर्स हो पाएगा। और रिवर्स कैसे होगा कि जस्ट सिंपली इंक्रीज कर दें किसी चीज को, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे, एंजाइम दोबारा एक्टिव हो जाएगा।
और रिवर्सिबल इनहिबिटर की 2 कैटेगरी हैं ऑन द बेस ऑफ देयर एबिलिटी कि वो कहाँ बाइंड करते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज द नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर. जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये वो इनहिबिटर है जो बाइंड करेगा एंजाइम के साथ, बट किस जगह पर, जो एक्टिव साइट है उसके अलावा. यानी ये पूरा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंड दिस वन इज एक्टिव साइट. एक्टिव साइट ऑक्युपाइड नहीं है, वो अवेलेबल है, बट जो इनहिबिटर है वो बाइंड कर गया. और ये इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई रनर है, उसने दौड़ लगानी है, रेस लगानी है ताकि वो कंपटीशन में आ सके, बट अगर उसके बाजू पकड़ लिए जाएं लेकिन भागना उसने अपनी टांगों से है, लेग्स से है, वो तो नहीं पकड़ी हुई, तो क्या वो भाग सकेगा? बिल्कुल भी नहीं. सेम ऐसे ही है यहां पर कि एंजाइम की एक्टिव साइट अवेलेबल है, यहां पर अगर सबस्ट्रेट आ भी गया तो इनहिबिटर ने उसे पकड़ा हुआ है, वो उससे एक्टिव होने, वो उसे कैटालाइज करने नहीं देगा. लेकिन चूंकि वो कंपीट नहीं कर रहा, नॉन कंपीटिटिव, कंपीट नहीं कर रहा किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ, तो हम उसे कहते हैं नॉन कंपीटिटिव इनहिबिटर. इसको एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स भी कहा जाता है बिकॉज ये बाइंड करते हैं एलोस्टेरिक साइट के साथ. सेकेंड कैटेगरी उन इनहिबिटर की है जिनको हम कहते हैं कंपीटिटिव इनहिबिटर. कंपीटिटिव इनहिबिटर वो इनहिबिटर्स होते हैं जो बाइंड करते हैं एक्टिव साइट के ऊपर, यानी इन्होंने वहां पे बाइंड करना है जहां पे सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है. और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इनहिबिटर और सबस्ट्रेट इन दोनों में सिमिलरिटी होती है. अब यहां सबस्ट्रेट उदास है क्योंकि उसकी बाइंडिंग साइड के ऊपर कौन बाइंड कर गया? इनहिबिटर बाइंड कर गया. और क्यों बाइंड कर गया? बिकॉज जो बाइंडिंग साइड है उसको क्या हुआ है? धोखा हुआ है कि जो इनहिबिटर आया है वो रिजेंबल कर रहा था सबस्ट्रेट के साथ, तो उसने उसको सेलेक्ट कर लिया और बाइंड करवा दिया. लेकिन जैसे ही बाइंड कर गया और इनहिबिटर एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, तो जो कैटालिटिक साइड है उसे ये बात मालूम होगी कि ये धोखा हो गया, तो फिर वो एक्टिव नहीं होगी और वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगी. लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट अमाउंट को बढ़ा दें तो फिर क्या होगा? सबस्ट्रेट इसको सेपरेट करेगा और खुद बाइंड कर जाएगा. लेकिन चूंकि अब इस साइड के लिए इनहिबिटर और सबस्ट्रेट आपस में कंपीट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है. अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है और उसमें डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एंजाइम नेम जो मेंशन है वहां पर वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है. सो ये आपको क्वेश्चन है, याद रखना है कि एंजाइम कौन सा मेंशन है. एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. इस एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है? तो सबस्ट्रेट इज सक्सिनेट. इस एंजाइम का इनहिबिटर कौन है? मेलोनिक एसिड, इसको मेलोनेट कहते हैं. इसका प्रोडक्ट क्या है? फ्यूमेरेट, यानी इसको फ्यूमेरिक एसिड भी कहते हैं. एंजाइम का फंक्शन क्या है? एंजाइम का फंक्शन डिहाइड्रोजिनेशन है, यानी ये एंजाइम जो है ये कन्वर्ट करेगा सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में. किस तरह से? विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन. ये इसका फंक्शन हो गया. और ये एंजाइम किस केमिकल रिएक्शन का है वो यहां तो गिवन नहीं है, लेकिन पूरी बुक आपने पढ़ी है, आपने रिलेट करना है. दिस इज द एंट्री टेस्ट. सो रिमेंबर दैट आपने ये बात पढ़ी है करब साइकिल में कि जब कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल को ए इंटू सक्सिनेट, तो सक्सिनेट से आगे क्या बनता है? सक्सिनेट कन्वर्ट इंटू फ्यूमेरेट, और वहां पे FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में, और वहां पे ऑक्सीडेशन है, और FADH2 एक एनर्जी बैटरी वहां बनी है सो दैट ATP सिंथेसाइज किए जा सके. बट अगर ATP सफिशिएंट है तो जो नेक्स्ट रिएक्शन में फ्यूमेरेट के बाद बनेगा मेलोनिक एसिड या मेलोनेट, वही मेलोनेट आकर जो है इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा ताकि फर्दर रिएक्शन ना हो, बिकॉज अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है. सो दिस इज द एंजाइम ऑफ द Krebs साइकिल. So with this point, this is the end of today's lecture. Hope so आपको ये तमाम पॉइंट्स मेमोराइज होंगे और आप इसको बुक से कंप्लीट पढ़ेंगे ताकि आपका टेस्ट और आपका फाइनल जो एंट्री टेस्ट है वो अच्छा हो सके. मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.